डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 जो है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका कंप्लीट नोट। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपका चैप्टर नंबर 15 का नोट्स और 16 के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपके नोट्स की, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर चैप्टर के नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ये क्या होती है ये आपको बताया गया है। ऊर्जा जो है विभिन्न रूप में मिलती है और ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आप जानते ही हो, एनर्जी को जो है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को आप यांत्रिक में और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इवन केमिकल एनर्जी को भी आप बहुत सारी एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है उसकी डेफिनेशन इंग्लिश मीडियम के लिए लिखी गई है कि आपका जो है ऊर्जा के विविध रूप होते हैं तथा ऊर्जा विभिन्न रूप से एक दूसरे में परिवर्तित की जा सकती है। उसके अलावा अगर हम उदाहरण फॉर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती को जलाने से मोम जो है, मोम तो मोम की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोम जो है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आप जानते हो, अच्छी तरह से मोमबत्ती जलाते हो तो पिघलती है, तो रासायनिक ऊर्जा हो गई, वहाँ पे पिघलना हो गया, उसका मतलब प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे आपका केमिस्ट्री आ रही है। और उसके अलावा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी आपको पता ही है कि ऊष्मीय ऊर्जा हो जाती है। और उसके अलावा जो कन्वर्ट करता है ये, और साउंड एनर्जी व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड, और साउंड एनर्जी को भी आप जानते हो। यहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया है, उसके अलावा जो आप प्लेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जो प्लेट है फ्रॉम ए हाई पॉइंट से हम गिराते हैं, तो ये वाला, और नीचे जो है आप देख सकते हो यहाँ पर केमिकल चेंज जो है मोमबत्ती का बता रहा है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके अंदर क्या खासियत होती है, यहाँ पर विशेषताएं जो है बताई गई हैं। उसके बाद में सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं, तो आपको एक कन्वेंशनल होती है, एक नॉन कन्वेंशनल होती है, जिसमें फॉसिल, कन्वेंशनल है फॉसिल्स, उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, बायोमास एंड विंड एनर्जी आती है। नॉन कन्वेंशनल में आपके जो होती है, नॉन कन्वेंशनल यानी कि गैर परंपरागत बोलते हैं, जिसमें सोलर एनर्जी है और एनर्जी फ्रॉम सी है। उसके अलावा जो है जियो थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सारी आती हैं। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया है कि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आते हैं। रिन्यूएबल में एयर, वाटर, सोलर, रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन वेव्स वगैरह आते हैं। इसका हिंदी वर्जन नोट्स चाहिए, जिसको इंग्लिश समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसका हिंदी नोट्स भी अवेलेबल है। हिंदी नोट्स मैंने डाल दिया है, हिंदी नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता इंग्लिश में, थोड़ा सा पढ़ने में आप वीक हैं, तो आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और हिंदी आपको सीखनी भी चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप हिंदी नहीं सीखते हैं तो आपकी मातृभाषा है उसका तो समझ होना चाहिए। इंग्लिश एक आपका फॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन हर जगह चलन में आता है, इसलिए इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है। तो दोनों को कंबाइन लेके चलें। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आती है तो हिंदी नोट्स भी पढ़ लिया करें। अपने दोस्तों को भी आप रेफ़र कर सकते हैं ताकि उनकी मदद हो पाए। कन्वेंशनल सोर्सेज जो है जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने अभी अभी बताया कि परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका फॉसिल फ्यूल आता है, जिसको हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल। और ये फॉसिल फ्यूल क्या होता है यहाँ पे बताया गया। और डिसएडवांटेज बर्निंग फॉसिल फ्यूल, डिसएडवांटेजेस ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल आप जलाते हैं इसकी हानियाँ क्या हैं। ठीक है, एक रेखा चित्र बताया गया छोटा सा। फॉसिल फ्यूल अगर हम प्रेशर कुकर के अंदर जला रहे हैं तो यहाँ से हीट उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा हो रही है। ऊष्मा जो है टेनिस बॉल फील्ड विद मेटल प्लेट को दे रहे हैं हम, और ये मेटल प्लेट जो है ये घूम रही है, और इसको घूमने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो है डायनामो को घुमा रही है, और डायनामो से क्या बन रहा है, हमारा बल्ब जल रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर जनरेट हो रही है। पावर जनरेट कौन सी हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है ना। इसके बाद ए मॉडल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, सीधा सीधा यहाँ पे मॉडल क्या है, जल विद्युत संयंत्र का जो है मॉडल आप देख सकते हैं। अब इसमें देखिए जो पॉइंट्स है इनको मैंने बताया है कि दिस इज आवर टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअली द स्टीम फ्लूइड imparted energy to rotate the turbine which can move the shaft of generator to produce the electricity। इस तरह से ये इसका पूरा फंक्शन समझाया गया। हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को, जो पानी की स्थितिज ऊर्जा होती है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अभी देखिए इसको हम डैम के द्वारा यहाँ पे समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर है आपका वाटर सोर्स है, कोई नदी वदी है, वहाँ पे डैम बनाया गया है, और डैम का ये द्वार है यानी कि गेट है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट। ठीक है, ये गेट है। अब इसको हम जो है
इस गेट को ओपन करते हैं तो यहाँ से पानी जो है फ्लो होकर इधर जाएगा, और यहाँ पे ये टरबाइन लगी हुई है, इस टरबाइन को ये रोटेट करता है। टरबाइन रोटेट होगी तो डायनामो जो ऊपर लगा हुआ है इसमें जो है इसमें भी रोटेशन उत्पन्न होगा। इस रोटेशन के थ्रू जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और इलेक्ट्रिक लाइन्स को ये चली जाएगी। बाकी जो पानी है इसको घुमाते हुए फ्लो करते हुए वापस जो है टू रिवर जहाँ पे भी हम भेज रहे हैं वहाँ चला जाएगा। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, हाइड्रो पावर प्लांट्स यहाँ पे मैंने दिया है। अराउंड 25% ऑफ आवर कंट्री जो एनर्जी होती है वो हाइड्रो पावर प्लांट से उत्पन्न होता है। 25% जो है हाइड्रो प्लांट से होता है। बाकी का 75% में जो है आपका क्या सा आपके एयर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, जिसमें पवन ऊर्जा आ जाती है, ठीक है, टरबाइन उसमें भी घूमता है। उसके अलावा जो है कोल आ जाता है आपका। उसके अलावा और भी है आपका जिसमें आपका सन आ जाता है। सन जो है सोलर सेल्स को या सोलर प्लेट्स को हीट करते हैं, उससे भी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। अब आ जाइए आपका इसका डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू, डैम्स किस लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और डिसएडवांटेज क्या है बिगेस्ट डैम्स के, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बायोमास क्या है ये आपको बताया गया है। उसके बाद में बायोमास के बाद में हर चीज़ यहाँ पे एक एक पॉइंट लिखी गई है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती, बार बार बोलूँगा, हिंदी का नोट डाउनलोड कर लें। हिंदी का नोट्स भी दे दिया गया है ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। आपको हर वर्ड यहाँ पे, हर पैराग्राफ को मैंने वहाँ हिंदी में लिखा है ताकि आपको समझ में आ पाए। तो वहाँ पे आप हिंदी से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे वुड जो है ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2, ठीक है। और ये चारकोल, देखिए यहाँ पे चारकोल इज बेटर फ्यूल देन वुड। क्या बोला है, चारकोल इज बेटर फ्लूइड देन वुड बिकॉज इट डू नॉट कंटेन वाटर। इसके अंदर क्या नहीं होता, वाटर एंड अदर वॉलेटाइल मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन वुड। तो वुड जो है ये आपका खराब है और चारकोल जो है ये अच्छा है। क्यों, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 मिलता है। इसके बाद आ जाइए, चारकोल बर्न्स विदाउट स्मोक फ्लेम्स एंड हैज ए हाई क्लोरोफिक वैल्यू। क्या होती है इसकी, हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका देखिए यहाँ पर, इसमें बायोगैस कैसे बनती है तो ये बताया गया है। गैस टैंक है ये, ठीक है। और यहाँ पे मैंचर होता है, यहाँ पे स्लरी होती है, और ये स्लरी जो है बाद में काम आती है क्या, फर्टिलाइजर्स के रूप में, और गैस आउटलेट यहाँ से हो जाता है। तो इस तरह का डायग्राम आपको ध्यान रखना है बायोगैस के लिए। अब ये बायोगैस जो है कैसे कैसे बनता है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, बायोगैस का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में बायोगैस जो है लार्ज स्केल में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो मैंने बताया है आपको, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्योर। ये क्या करते हैं, एनर्जी भी सप्लाई करते हैं और मैन्योर खाद खाद भी आपको सप्लाई करते हैं। विंड एनर्जी जो होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। उसके बाद में विंड एनर्जी क्या होती है, विंड एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम देखेंगे। इसमें डायनामो यूज़ किया जाता है, ठीक है। और विंड एनर्जी से अप्रोक्सीमेटली नियरली अबाउट 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है इंडिया में आपूर्ति की जाती है, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ठीक है। ध्यान रखना है ये बात, ये वर्ड्स थोड़े से जो चीज़ें इसमें दी जाती है वो चीज़ पढ़नी है आपको। और जो है विंड एनर्जी को मिनिमम विंड स्पीड जो है वो 15 to 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। या तो आप ऐसे लिख दो किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो kmph। और एडवांटेजेस क्या है विंड एनर्जी के, डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी में ही बताई है, इंग्लिश में भी बताई है। यहाँ पर देखो लिमिटेशन जो है विंड की स्पीड की वो दी गई है, ये हमेशा हमें याद रखना है। MCQ बनता है, कभी ब्लैंक स्पेस भी आता है। इसके अलावा जो है आपका नॉन कन्वेंशनल, जो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जिसमें आपके मैंने बताया था वहाँ पे दो टुकड़ों में इस तरह से बताया था, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है ये नॉन कन्वेंशनल आ जाता है, जो कि आपके सूरज से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें सोलर कांस्टेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है तो हमें पता होना चाहिए सौर स्थिरांक कितना होता है। और सौर स्थिरांक की जो डेफिनेशन अगर हम बोले तो वो क्या होती है ये भी बताएगी। सोलर एनर्जी के डिवाइसेस जो है कुकर हो सकते हैं, फर्नेसेस हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, और वाटर हीटर्स वगैरह हो सकते हैं, सारे के सारे सोलर पे ही काम करेंगे। सोलर हीटिंग डिवाइसेस में क्या आ सकता है, क्या क्या होते हैं, ये चीज़ें बताई गई है। सोलर कुकर क्या होते हैं ये भी आपको इसमें बताया गया है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर जो है कैसा बनेगा और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है सोलर कुकर का, ये डायग्राम है। इसके अलावा जो है आपका इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, सोलर सेल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
एडवांटेज ऑफ सोलर सेल क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल क्या है। इसके बाद में आपका जो है यूज़ ऑफ सोलर सेल कहाँ यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है, ये आपके आर्टिफिशियल रेडियो स्पेसिस में किए जाते हैं, प्रॉप्स में किए जाते हैं, वायरलेस सिस्टम में किए जाते हैं, सिग्नल्स पे किए जाते हैं, बहुत सारी जगह पे किए जाते हैं। सोलर पैनल जो है उसके बारे में बताया गया है, मटेरियल यूज टू मेक सोलर सेल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन जो है ये इंटरकनेक्शन के लिए सेल्स के यूज़ होता है। इसके अलावा जो एनर्जी फ्रॉम सी और ओशियन कैसे प्राप्त करते हो, एनर्जी फ्रॉम सी वेव्स प्राप्त करते हैं, टिडल एनर्जी होती है, और एक आपका ओशियन थर्मल एनर्जी होती है। इसमें भी एनर्जी फ्रॉम सीज से, इससे लिमिटेशंस क्या हैं, जो पहला पहला हम एनर्जी ऑफ सी वेव्स, तो सी वेव्स पहला हम डिस्कस करेंगे, दूसरा तीसरा तीनों डिस्कस कर लेंगे, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। इस तरह टिडल एनर्जी क्या होती है ये भी हमने बताया है, और ओशियन एनर्जी क्या होती है ये भी बताया। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना। OTEC इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये चीज़ कभी कभी पूछता है, अभी तक जो है ये नया चीज़ है, इसको ज़रूर पढ़ लेना। टेम्परेचर जो है इसका कहाँ तक होता है आपका, तो देखते हैं टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस वाटर एंड वाटर एट द डेप्थ, यानी कि जो आपका ये जैसे समुद्र है और ये समुद्र की कुछ गहराई होगी, तो इस गहराई में जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर मान लीजिए T1 है और ये गहराई में T2 है, तो इनका टेम्परेचर डेप्थ ऑफ 2 किलोमीटर शुड बी 20 डिग्री मोर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर होना चाहिए। ये आपका डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन द वाटर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में 20 डिग्री का डिफरेंस होना आवश्यक है। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है ये बता दिया है इसमें आपको। इसके अलावा जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही आपको समझ में आना चाहिए। फिजन और फ्यूज़न क्या होता है इसमें डेफिनेशन पूछता है कई बार। उसके अलावा जो है एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये दोनों चीज़ें लाभ और हानि आपको पता है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और इसके बाद में हाउ लॉन्ग विल एनर्जी सोर्स लास्ट, कितने समय तक ये रहेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हमने एक एक लाइन में पॉइंट वाइज समझाया है। अब आ जाइए आपके प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे, एक्सरसाइज में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो एक्सरसाइज को देख लेते हैं, एक्सरसाइज को भी मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा समझा दूंगा ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, सीधा सीधा पूछा गया है आपसे, एक जो है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है ये आपको बताना है। एक्सप्लेन सीएनजी एंड एलपीजी, आपको सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम जो है बताना है। व्हाट इज मिनिमम विंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूजफुल एनर्जी विद ए विंड मिल, विंड मिल से मिनिमम जो है आपको पवन चक्की से जनित्र, पवन चक्की के द्वारा जनित्र से अगर आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है तो पवन का वेग जो है वो कितना होना चाहिए ये आपको बताना है विंड मिल के लिए। उसके अलावा जो है आपका नेम द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायो गैस, तो आपको सीधा सीधा पूछा बायोगैस के विभिन्न घटक कौन से हैं। टू एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण। उसके अलावा 6 जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है देखिए, इसमें पूछा गया है नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि उस उपकरण का नाम बताओ जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और 7वां क्वेश्चन है व्हाट डज OTEC स्टैंड फॉर, इसका भी फुल फॉर्म बताना है जो मैंने अभी आपको बताया है। उसके अलावा जो है ये OTEC ऊपर मैंने बताया था, ध्यान रखना, नोट्स में सब कुछ मिलेगा, आप चिंता मत करो। और व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे सीधा नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है ये पूछा गया है। और यहाँ पूछा गया विच वन आउट ऑफ दीज इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी है, कोल है, पेट्रोलियम है और बायोगैस है। तो इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है आपको बताना है। अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गैस कौन सी एनर्जी कौन सी है। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू यूज टू हीट यूर फूड एंड वाई, आप किस प्रकार के ऊर्जा का उपयोग अपने खाने को गर्म करने के लिए करेंगे और क्यों। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें देखिए, इसमें आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं इसमें पहला पूछा गया है स्टेट 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जीवाश्म ईंधन की 2 हानियां बताइए जब आप उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइट 2 डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाई राइजिंग डैम्स,
तो नदियों पर विशालकाय बांध बनाने से जो है हानियों का उल्लेख आपको करना है। डिसएडवांटेज पूछा गया है। गिव, पहला जो है टू लिमिटेशंस एंड टू एडवांटेज ऑफ विंड मिल, यानी कि पवन जो आपका चक्की होती है उसके दो लाभ और दो हानियां बतानी है। नेम एनी थ्री फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑफ द ओशियंस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल एनर्जी फॉर्म्स, डिस्क्राइब हाउ इट इज डन इन ईच केसेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है कि आप स्पष्ट क्या करना है आपको, कि आपको बताना है कि समुद्र से उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के नाम करने हैं और उसमें एक एक को डिस्क्राइब करना है। पांचवा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बायो प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। तो आपको क्या है, बायो संयंत्र में बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया को लेवल डायग्राम के हिसाब से समझाना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच द सोलर कुकर वर्क्स, तो आपको सीधा सौर कुकर कैसे कार्य करता है उसके सिद्धांत का वर्णन करना है। और राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजिंग सोलर कुकर, सौर कुकर के लाभ और हानियों को स्पष्ट करना है। हाउ डज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑपरेट, ड्रॉ स्केच डायग्राम, तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताना है जल विद्युत संयंत्र से विद्युत जो है कैसे उत्पन्न किया जाता है, और एक स्पष्ट आरेख भी आपको बनाना है। इसके बाद जो लॉन्ग आंसर है उसकी बात करें तो इसमें आपके 4 पॉइंट पूछे गए हैं। पहला पॉइंट में आपसे क्या पूछेगा, वाई इज सोलर कुकर बॉक्स कवर्ड विद द प्लेन ग्लास प्लेट। यहाँ पे सीधा सीधा सौर कुकर को कांच की प्लेट से क्यों ढका जाता है। वाई इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कंसिडर्ड बेटर, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है फिजन वो क्यों बेहतरीन समझे जाते हैं। उसके अलावा यूज ऑफ वुड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड, जो है लकड़ी का ईंधन के उपयोग के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है, क्यों, ये बताना है आपको दो रीजंस के लिए। इसके अलावा जो इसका चौथा पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यानी सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें आपको अंतर बताना है कि बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये तो हर चैप्टर में आपको 16 में पढ़ने को मिलेगा, 15 में मिलेगा और 14 में मिलेगा, इवन आपको एसएसटी में भी ये सब मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना है, ठीक है। एनर्जी, विच फॉर्म ऑफ द एनर्जी यू कंसीडर बेटर एंड वाई, किस तरह का एनर्जी आप अच्छा मानते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। और उसके अगर एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो भी अच्छा है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर वाला जो आपको मैंने बताया था, न्यूक्लियर वाला एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपका, देखिए आपको ये न्यूक्लियर फिजन वाला जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा कि उसमें न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस जो है ये कहाँ कहाँ होते हैं, इसके न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ हैं। तो कभी कभी क्या है एसएसटी के मैप में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तारापुर, राणा प्रताप सागर और कल्पकम, अगर आपको याद होगा तारापुर, तो तारापुर कहाँ पे है ये आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ये तारापुर कहाँ पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह राणा प्रताप सागर डैम जो है ये कौन से स्टेट में पड़ता है, इसी तरह से आप कल्पकम भी बता सकते हैं कहाँ पड़ेगा। तो आप ज़रूर मुझे एक बार ज़रूर बताना, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो ताकि आप लोगों को क्या हो जाएगा। तो महाराणा प्रताप सागर जो डैम है ये कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये वाला कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, महाराणा प्रताप सागर डैम ये है आपका महाराष्ट्र में। और ये जो है आपका कल्पकम, कल्पकम जो है ये कहाँ पर है, तो ये है आपका तमिलनाडु में। और तारापुर, तारापुर कहाँ है तो आपको सभी को पता है, सॉरी, राणा प्रताप सागर जो है आपका, ये तारापुर तो आपका इसमें है महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जो महाराणा प्रताप सागर है, सॉरी माई मिस्टेक हो गई, ये महाराणा प्रताप सागर जो है ये कोटा में है। कोटा कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपका राणा प्रताप सागर कोटा में राजस्थान में है, ध्यान देना दोबारा से। और आपका तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, और कल्पकम जो है ये आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसके अलावा एक और जो है आपका जो मेन है वो है आपका यूपी में नरोरा, नरोरा, ठीक है, वो है यूपी में, ये भी पूछता है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नरोरा पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर नरोरा मेंशन कीजिए, तो यूपी में है, ये ध्यान रखना है। तो आपको जब मैप जो आता है इंडिया का, जो ये मैप आता है आप देखा होगा आपने मैप, तो मैप बनाना भी थोड़ा सा भूल ही गया हूँ मैं तो, इस तरह से कुछ है, ठीक है ना, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके कुछ, और फिर यूं जाता है, ठीक है ना, शायद ऐसे ही है,
आप मुझे बता देना गलत सलत हो जाए तो। कुछ इस तरह से ही है, ठीक है, ऊपर इधर तिब्बत तिब्बत है। तो यहाँ पर जो आप ऐसे दिखा दोगे कि ये नारोरा यहाँ पर है, ये क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूपी है, ठीक है, यहाँ पर राजस्थान है, तो यहाँ पर बता दोगे आप जो है राणा प्रताप सागर डैम है, आरपीएस। और उसके अलावा जो है महाराष्ट्र में आपका क्या था, महाराष्ट्र में है आपका तारापुर, तो महाराष्ट्र जो है इस साइड में पड़ता है, ये वाला एरिया है महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे आप तारापुर दिखा दोगे। और इसके अलावा आप यूपी का, तमिलनाडु का नीचे की तरफ दिखा दोगे। तो इस तरह से ये मैप में भी आता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।